महाराष्ट्र में ठाकरे राज का आगाज, शिवसेना ने रच दिया इतिहास। ठाकरे परिवार का पहला मुख्यमंत्री। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शपथ घेतो की महाराष्ट्र में सीएम की गद्दी पर बैठा शिवसैनिक। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे से किया अपना वादा पूरा किया। वहीं महाराष्ट्र गठबंधन के एक नए राजनीतिक युग का गवाह बना, जिसमें वक्त के साथ सियासत भी बदली और सत्ता के समीकरण भी बदले। यही पैटर्न पूरे देश में चलेगा। ये सरकार 30 साल चलेगी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की सरकार है, त्रिदेव की सरकार है। बिना कोई चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनने वाले महाराष्ट्र के पहले नेता हैं उद्धव ठाकरे। वो उद्धव ठाकरे जिन्हें 2003 में शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से पहले कम ही लोग जानते होंगे। पिता बाला साहेब की सियासी विरासत मिलने पर जिन्हें अपने ही चचेरे भाई राज ठाकरे की तरफ से सियासी चुनौतियों से मुकाबला करना पड़ा। तो आगे चलकर महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के सामने बड़े भाई की हैसियत से शिवसेना को छोटा भाई की भूमिका में आना पड़ा। लेकिन उद्धव ने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता की रेस जीतने वाले एक महायोद्धा के रूप में स्थापित किया। सोने पे सुहागा आज का दिन बोले तो हमारे लिए बोले तो दीपावली जैसे मनाते हैं, वैसा हम आज का दिन मनाते हैं। आखिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक महीने तक जारी सियासी उठापटक उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के साथ कैसे खत्म हुई? आखिर कैसे उग्र हिंदुत्व की सियासत करने वाले उद्धव ने अपनी कट्टर विरोधी एनसीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को साधा? तीनों पार्टियों ने एक साथ आकर कैसे फेल किया बीजेपी का ऑपरेशन लोटस? आखिर कैसे शरद पवार ने अपने पावर पंच से उद्धव के सीएम बनने की राह में बिछे कांटे को दूर किया? और कैसे उद्धव ने किसी शिव सैनिक को ही सीएम बनाने की अपनी ख्वाहिश पूरी की? महाराष्ट्र में ठाकरे राज की इनसाइड स्टोरी का हर पहलू आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। उद्धव बाल केशव ठाकरे, ये नाम है महाराष्ट्र की सियासत के नए मुख्यमंत्री का। लेकिन उद्धव का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक दल के मुखिया का मुख्यमंत्री बनना नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाली महाराष्ट्र की सियासत की। यह तस्वीर है महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव के बहाने ठाकरे राज के आगाज की। यह तस्वीर है बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद 7 साल बाद पूरी तरह बदल जाने वाली शिवसेना की। यह तस्वीर है सिर्फ 7 साल में सत्ता के सहभागी से सत्ता तक पहुंचने वाले उद्धव ठाकरे की। वर्ली के और महाराष्ट्र के विषय लेकर विधान भवन जाएगा और काम करते रहेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है ये शिवसेना के लिए, हम शिवसैनिकों के लिए। सच्चाई और मेहनत ये जो रिजल्ट दिखाई देता है, ये रिजल्ट से लोगों ने पॉजिटिव अप्रोच किया। ठाकरे परिवार का वो वारिस जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि कट्टर विरोधियों को भी एक जमात में लाकर खड़ा कर दिया। एनसीपी कांग्रेस के लिए अछूत रही शिवसेना को सर्वमान्य बना दिया। पुरानी पार्टनर बीजेपी को पटखनी देकर खुद को महाराष्ट्र के सिंहासन पर विराजमान करवा लिया। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे विश्वासात शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडली आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना. उद्धव के इस सियासी सफर की शुरुआत हुई थी जनवरी 2003 से, जब महाबलेश्वर में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया।
इस शौकिया फोटोग्राफर ने जब सियासत में कदम रखा तो चचेरे भाई राज ठाकरे को ये रास नहीं आया। राज ठाकरे ने 9 मार्च 2006 को शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS बनाकर चाचा की पार्टी को ललकारा और उत्तर भारतीयों के विरोध की बुनियाद पर अपनी राजनीति चमकानी शुरू कर दी। महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी, मराठी भाषेसाठी कितीही वेळा मला जेलमध्ये जायला लागलं तरी कितीही वेळा जेलमध्ये जाईल। कयास लगने लगे कि शिवसेना अब कमजोर हो रही है और वो सियासी अखाड़े में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। लेकिन 2009 विधानसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे का ये दांव उल्टा पड़ना शुरू हो गया। राज ठाकरे की नफरत की राजनीति लोगों को रास नहीं आई। आज की तारीख में राज ठाकरे हाशिए पर नजर आते हैं और उद्धव ठाकरे के सिर पर महाराष्ट्र का ताज सजा है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन का ताना बाना बुनते समय शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से यह स्पष्ट किया था कि इस गठबंधन के मुखिया उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। उनका यह तर्क था कि अगर उद्धव ठाकरे इस गठबंधन के प्रमुख है तो शिवसेना में कोई भी सेंधमारी नहीं हो सकती। दूसरा, शिवसैनिकों का सुरक्षा कवच कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों को मिलेगा। और तीसरी बड़ी बात, बाला साहब ठाकरे का पुत्र मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो तो केंद्र सरकार भी इस सरकार का विरोध करने से कतराएगी। साल 2009 के बाद से बीजेपी शिवसेना में अंदर खाने मनमुटाव बढ़ने लगा था। साल 2014 आते आते ये खाई बढ़ने लगी। बात नहीं बनी तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने दम पर साल 2014 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा। तब शिवसेना की झोली में 63 सीटें आई थी। इससे उद्धव का आत्मविश्वास दोगुना हो गया और 2019 में शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को आगे कर चुनाव लड़ा और फिर उद्धव ने राज्य में सीएम की कुर्सी शिवसेना को दिलवाने का संकल्प ले लिया कि मैं एक ना एक दिन शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये मेरा वचन मेरे पिताजी को मैंने दिया हुआ है। लेकिन उद्धव के इस राह में बीजेपी सबसे बड़ा रोड़ा बन गई। तब उद्धव ने एक तरह से यू टर्न लिया और फिर शिवसेना की धुर विरोधी एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इसमें उद्धव के लिए किंग मेकर साबित हुए शरद पवार, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए कांग्रेस को शिवसेना के साथ आने के लिए राजी किया। मुंबई से सुभाष सिरके के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आखिर सवाल यह है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने ठाकरे परिवार के सफर को मातोश्री से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। और अब 50-50 का फॉर्मूला नहीं है, अगले 5 साल तक के लिए सहमति बन गई है उद्धव के बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। और ये पहला मौका है जब ठाकरे परिवार की ओर से कोई मुख्यमंत्री बना हो और किसी ने चुनाव लड़ा हो आदित्य ठाकरे के रूप में। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार का गठन हुआ। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे पहुंचे अपने परिवार के सहित बप्पा के दरबार में। जाहिर सी बात है, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। बप्पा का आशीर्वाद तो रहा ही, लेकिन शरद पवार का भी आशीर्वाद रहा, क्योंकि उन्हीं की पावर पंच से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे उद्धव। चाचा ने राजनीति का ककहरा सिखाया, फिर भतीजे ने चाचा के अंदाज में ही सियासत की अपनी शतरंज बिछा दी। अजित अनंतराव पवार। लेकिन चाचा पवार तो गुरु निकले, भतीजे को शह दे दी और बीजेपी को मात। विरासत की सियासत से अजित पवार इतने आगे बढ़ गए थे कि उन्हें बीजेपी की दोस्ती में ही अपना मुस्तकबिल नजर आने लगा था। 41 साल पहले जिस तरह चाचा शरद पवार ने कांग्रेस को झटका दिया था, कुछ उसी अंदाज में भतीजे ने भी बगावत की राह चुनी थी और फडणवीस पार्ट 2 सरकार में डिप्टी सीएम बन गए थे। लेकिन करीब 80 घंटे की दोस्ती ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सारे समीकरण साधने के बाद उन्हें 23 नवंबर को कुर्सी से त्यागपत्र देना पड़ गया। अजित पवार का रोल ये रहा कि अजित पवार पहले दिन से ये कहते रहे कि अपने को बीजेपी के साथ जाना है। अजित पवार ये बात जायज नहीं कर पा रहे थे कि शिवसेना के किसी मुख्यमंत्री के अंडर मुझे उप मुख्यमंत्री पद लेना है। अजित पवार को हमेशा स्नब करते रहे क्योंकि अजित पवार पे विश्वास नहीं था कभी। अजित पवार पहले भी एक बार विद्रोह कर चुके हैं, जब उस समय घुटने पे शरद पवार आए थे। अजित पवार को तोड़ने के बाद बीजेपी को लगा था कि उसने मैदान मार लिया है। अजित पवार की बगावत से कन्नी काटने के बाद शरद पवार ने एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं को अजित के पास भेजने का सिलसिला शुरू किया और जब एक के बाद एक विधायक शरद पवार के खेमे में वापस जाने लगे तो अजित पवार का गेम पलट गया। अजित पवार के राज्य के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जिस तरह शरद पवार ने उन्हें काम नहीं करने दिया और जैसे वो पूरी एनसीपी को साथ लेकर खड़े हो गए, उन्होंने न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम दलों को ये सबक दे दिया कि राजनीति में कमजोर मोहरों की कोई बिसात नहीं है
और बात जब उनकी अपनी पार्टी की आएगी तो वहां बिना उनकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिल सकता। लेकिन शरद पवार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद सियासी हलकों में कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या शरद पवार की सहमति से बीजेपी को अजित पवार ने समर्थन दिया था, या बिना शरद पवार की जानकारी के अजित ने बीजेपी को समर्थन दिया था? अजित पवार को बीजेपी के खेमे में जाते देख शरद पवार चुप क्यों रहे? सवाल ये भी है कि क्या ये सब शरद पवार के मार्गदर्शन में हुआ? क्या ये अजित पवार के दामन पर लगे दाग को धोने की डील थी? इस बार उन्होंने अजित को भेजा या ना भेजा, इसके बारे में मैं आशंकित हूं, क्योंकि अजित के वापस आने के बाद बीजेपी के एनसीपी के बहुत ही एक वरिष्ठ नेता ने एक ट्वीट किया कि दिलेर खान के छावनी में संभाजी गए बंड करके, विद्रोह करके नहीं गए थे, शिवाजी ने भेजा था। जब उसके मायने पूछे गए तो बोले मैंने एक ऐतिहासिक रेफरेंस दिया। ऐतिहासिक रेफरेंस क्या है? तो क्या दिलेर खान बीजेपी है? क्या संभाजी अजित पवार है? क्या छत्रपति पवार है शरद पवार? इसके मायने इस ट्वीट ने हंगामा मचा दिया। यदि उनका पुनर्वसन वैसा ही होता है उतनी ही ताकत से, तो फिर ये शरद पवार का गेम होगा। ये क्यों होगा, ये आने वाला अगला सप्ताह बताएगा। इस पूरे मामले में अगर किसी की बुरी तरह से किरकिरी हुई तो वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। शरद पवार ने अपने पावर पंच से ये भी संदेश देने की कोशिश की कि जब बात फायदे की आएगी तो बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन पहले बीजेपी को समर्थन देने और फिर अजित पवार के इस्तीफे के बाद शरद पवार को भी अपनी ताकत पर यकीन हो गया है और उन्होंने ये साबित भी कर दिखाया है कि महाराष्ट्र के इस सियासी महासंग्राम में वो एक महानायक की भूमिका में थे। मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज नेशन। नतीजे आने के बाद से सीएम बनने के सफर तक के लिए उद्धव ठाकरे को महीने भर के एक पॉलिटिकल ड्रामे से गुजरना पड़ा। शरद पवार ने शक्ति प्रदर्शन के मामले में बीजेपी को पछाड़ दिया और आखिरकार इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद महाराष्ट्र के सिंहासन पर उद्धव काबिज हुए। देवेंद्र भाव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। 24 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए तब शिवसेना के सुर बदले हुए थे। बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी शिवसेना 50-50 फॉर्मूले का जिक्र करने लगी। अपने नेता को 2.5 साल के लिए सीएम बनाने की मांग करने लगी, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं हुई। ऐसे में शिवसेना की नजदीकियां एनसीपी से बढ़ने लगी। फिर एनसीपी नेता शरद पवार कांग्रेस को इस गठबंधन के करीब ले आए। पवार साहब ने कांग्रेस का हवाला ले लिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मेरी जिम्मेदारी है, और पवार साहब नवंबर के पहले वीक में ही सोनिया जी से मिलकर चले गए थे। टेंटेटिव अप्रूवल लिया था, सोनिया जी ने दे भी दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बीजेपी को बाहर रखना है, मेजर जीत होगी अपनी। तीनों पार्टियों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर जैसे तैसे सहमति बनी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर चर्चा का दौर चला। 22 नवंबर की शाम शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीएम पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बनी। लेकिन 22 नवंबर की रात से लेकर 23 नवंबर की सुबह तक सब कुछ बदल गया। बीजेपी ने सत्ता तक पहुंचने की इनकी सीढ़ी ही खींच ली। अजित पवार ने सबको चौंकाते हुए बीजेपी को समर्थन दे दिया। 23 नवंबर सुबह 5:47 पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हट गया और सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में मानो भूचाल आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायकों के समर्थन के दावे हुए। फिर तीनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और तीनों पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था अपने लोग इकट्ठा रखना, क्योंकि सामने बहुत बड़ा पक्ष था 105 के साथ, जो कभी भी निकल सकता था कितने भी लोगों का। और बीजेपी के तो ये रिकॉर्ड रहा है, पार्टी तोड़ना, पार्टी खजबना। गोवा में तो पार्टी की पार्टी उन्होंने खा गई। इस बीच एनसीपी के विधायक अजित पवार का साथ छोड़ने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस को ज्यादा वक्त देने से मना कर दिया, फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। उधर अजित पवार एनसीपी के इतने विधायकों को अपने पाले में लाने में नाकाम रहे जिनके दम पर बहुमत का आंकड़ा छुआ जा सके। 26 नवंबर को पहले अजित पवार ने इस्तीफा दिया और फिर कुछ ही घंटों बाद फडणवीस ने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अजित दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में
बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। बीजेपी की इस रुसवाई में शरद पवार का पावर पंच काम आया। उन्होंने दखल दिया तो एनसीपी के विधायकों ने एक बार फिर पार्टी और अपने नेता शरद पवार में निष्ठा दिखाई। वहीं अजित पवार भी शरद पवार की रिमोट के ट्रेन से बाहर नहीं जा पाए और घर वापसी को मजबूर हो गए। अजित पवार बीजेपी के पाले में गए और वापस आ गए एनसीपी में। इसके बारे में एनसीपी में ही दो बातें कही जा रही है। अजित पवार का गुट ये कह रहा है कि ये सारी चाल शरद पवार की थी, उनको राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द उठवाना था और शिवसेना एनसीपी गठबंधन की सत्ता जो है वो बिठानी थी, इसलिए उन्होंने अजित पवार को वहाँ पे भेजा। दूसरी तरफ एनसीपी का दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि अजित पवार को बीजेपी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस के जरिए दबाव बना के तोड़ा और शरद पवार को जब ये पता चला तब उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को लगातार अजित पवार के पास भेजकर उन पर दबाव बनाया। खुद भी उन्होंने अजित पवार से बात की और फिर वो अजित पवार को एनसीपी के खेमे में लाने में सफल हो गए। शरद पवार ने अपने मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ अपनी पार्टी और परिवार को टूट से बचाया, बल्कि उद्धव ठाकरे की ताजपोशी की राह को भी आसान किया। फडणवीस सरकार की विदाई के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का रास्ता साफ हो चुका था। मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज नेशन। महाराष्ट्र में शरद पवार ने साबित कर दिया है कि जब भी बात कूटनीति की आएगी वो चाणक्य से कम नहीं है। महाराष्ट्र की सत्ता संघर्ष में जैसा रवैया शरद पवार का रहा, वो खुद ब खुद इस बात की पुष्टि कर देता है कि सियासत की इस फिल्म के महानायक शरद पवार हैं। तो मातृश्री से सीएम ऑफिस तक का सफर अगर उद्धव को किसी ने तय कराया है तो वो पवार ही है। आइए आपको दिखाते हैं पवार का क्या रोल रहा है इसमें। महाराष्ट्र के सतारा में बारिश में भीगते हुए चुनाव प्रचार करते 79 साल के शरद पवार की इस तस्वीर ने महाराष्ट्र के हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे का रुख मोड़ने में अहम भूमिका निभाई और भतीजे अजित पवार की बगावत को नाकाम करने में कारगर साबित हुई। इस बार शरद पवार ने खुद अपने बलबूते पे पार्टी उठाई थी। जो शरद पवार की छत्रप थे वो बीजेपी शिवसेना ले गई थी। शरद ने नए लोग खड़े किए, नई फौज खड़ी कर दी, वो उनके लॉयल थे। शरद पवार को ये पता था कि ये कहीं गड़बड़ ना करे, उन्होंने कहा नहीं, अपने निधन करना। 23 नवंबर को जब अजित पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया तब पवार तुरंत एक्शन में आ गए और उन्होंने निजी तौर पर अपनी पार्टी के विधायकों से संपर्क करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले उन 4 विधायकों को साधा जो अजित पवार के साथ राजभवन गए थे। उन्हें मनाया गया और उनकी मीडिया के सामने परेड कराई। पवार के इस एक्शन से शिवसेना और कांग्रेस को ये भरोसा मिला कि अजित की बगावत के पीछे उनका हाथ नहीं है। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए शरद पवार ने ये संदेश दे दिया कि हालात कैसे भी हों, पूरी एनसीपी उनके पीछे है। तो वहीं बीजेपी पर भी दबाव बना कि महाराष्ट्र में किसी भी बड़े फेरबदल में शरद पवार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वहीं बात शिवसेना की हो तो पार्टी और उद्धव ठाकरे दोनों को इस बात का एहसास हो गया है कि शरद पवार उनकी सरकार की नस कभी भी दबा सकते हैं। मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज नेशन। तो उद्धव ने मातोश्री से मुख्यमंत्री सीएम हाउस तक का सफर तो तय कर लिया है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के बावजूद भी जब विपक्ष में बैठेगी तो इस सरकार को चलाना आसान नहीं होगा। राह जो है वो काफी मुश्किलों भरी होगी।